तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी दे दें कि जो ज्ञान बिंदु वाले सर हैं रोशन सर, उनके द्वारा क्लास में लिखाए गए हैंडराइटिंग नोट्स जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, उसको हम पीपीटी के माध्यम से आपको हम अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा रहे हैं, ताकि अगर आप उनका बैच परचेस नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कम समय में उनका जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जो नोट्स है उसको आप कंप्लीट कर पाएँ हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो यही हम सोचकर शुरू किए हैं और हम आधुनिक भारतीय इतिहास से शुरू किए हैं और चैप्टर 1 से, जिस चैप्टर 1 में हम आधा कंप्लीट कर चुके हैं और जो आधा बचा है आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अच्छे से आप जानकारी लेकर चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लीजिएगा। और ठीक है, और पिछले वीडियो में आप जाकर आसानी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए कि जो भी भाई उनका बैच परचेस नहीं कर पाए हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से कम समय में उनके लिखाए गए नोट से बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जो भी चैप्टर 1 में आधुनिक भारतीय इतिहास के चैप्टर 1 में बचा है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास को और आधुनिक भारतीय इतिहास में हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू किए थे और चैप्टर नंबर 1 में आपका आधा से अधिक हो चुका है। तो जितना बचा है चैप्टर नंबर 1 में आज की वीडियो में हम खत्म करा देंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 आपका आज की वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो जहां से हम पढ़ाकर छोड़े थे वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, यानी ब्रिटिशों का प्रथम कारखाना तक हम पिछले वीडियो में पढ़ाकर छोड़े थे, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारा कंटेंट को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि ब्रिटिशों का प्रथम कारखाना, यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उनका प्रथम कारखाना जो है कहां पर स्थापित हुआ। तो यहां पर दिया है दोस्तों कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य गुजरात के सूरत में किया। यानी अंग्रेजों ने जो अपनी प्रथम कारखाना है वह 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित गुजरात राज्य है उसके सूरत शहर में किया। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया, तो सूरत में। कब किया, तो 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया है कि इस फैक्ट्री को जहांगीर ने मान्यता प्राप्त नहीं दिया, यानी जो प्रथम कारखाना है उसको मान्यता प्राप्त किसने नहीं दिया, तो जहांगीर ने। नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया है कि तत्पश्चात अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला, जिसे कर्नाटक की सरकार या राजा भी कह सकते हैं, उस समय का राजा ही बोला जाता था। उन्होंने शीघ्र ही मान्यता प्रदान कर दिया, अर्थात अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मसूलीपट्टनम है। देखिए, अगर पूछता है सिर्फ कि प्रथम कारखाना कौन सा है तो वह है आपके सूरत वाला। अगर वही पूछेगा कि प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कौन सा है, कारखाना कौन सा है, तो वह है मसूलीपट्टनम का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर दिया है नोट में कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच थे, जो कि 1570 में आए थे। ठीक है, और ये अकबर के शासनकाल में आए थे। जो रॉल्फ फिंच नामक अंग्रेज थे ये अकबर के शासनकाल में 1570 में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया है कि स्थल मार्ग से आने वाले प्रथम जो अंग्रेज है वह है जॉन मिल्टन हॉल। स्थल मार्ग से यानी भूमि मार्ग से आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन है, वह है जॉन मिल्टन हॉल। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि कैप्टन हॉकिंस के बारे में, कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस है, जो जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुए। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है कि जहांगीर के दरबार में जो है, जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा है, तो वह है आपके कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया है दोस्तों कि हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। जो कैप्टन हॉकिंस से, तो उन्होंने आगरा दरबार में जब गए तो उन्होंने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया और इससे खुश होकर, यानी जहांगीर खुश होकर हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की तथा 400 का मनसब प्रदान किया, यानी इनको गिफ्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि सर टॉमस रो के बारे में। जो सर टॉमस रो अंग्रेज थे उनके बारे में दिया है। कह रहा है यहाँ पर कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, यानी जेम्स प्रथम जो उस समय थे उनका राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के अजमेर के दरबार में, कहाँ के दरबार में, तो अजमेर दरबार में उपस्थित हुआ तथा उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण मुगल प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार दिलाया। यानी जो सर टॉमस रो हैं उन्होंने
जो सर टॉमस रो हैं वो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में भारत आए और उन्होंने जहांगीर के अजमेर के दरबार में जाकर पूरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मुगल प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार दिलाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मद्रास के बारे में। कह रहा है कि मद्रास के संस्थापक यानी इसके संस्थापक फ्रांसिस डे थे चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में। यहाँ पर ईस्वी को ध्यान में रखिएगा। चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लिया यानी किराया पर लिया तथा वहाँ व्यापार करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट आपका दिया है कि कालांतर में अंग्रेजों ने मद्रास में किला स्थापित किया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। नेक्स्ट आपका दिया है बम्बई के बारे में कि बम्बई के संस्थापक गुराल्ड अंगियार थे। कौन थे? गुराल्ड अंगियार थे बम्बई के संस्थापक, ये अंग्रेज थे और इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था बम्बई पर। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ। यानी 1661 ईस्वी में क्या हुआ कि पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन थी इनकी विवाह जो है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया और दहेज के रूप में इनको बम्बई मिल गया। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर कि चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कितने पर? तो 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर बम्बई का क्षेत्र किसको दे दिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसने? तो चार्ल्स द्वितीय ने और इनको मिला था दहेज में। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपके कलकत्ता के बारे में कि सूती नाता, कालीकट्टा तथा गोविंदपुर को मिलाकर कोलकाता नामक शहर की नींव जॉब चार्नोक के द्वारा रखी गई। नेक्स्ट आपका पॉइंट में दिया है कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने मात्र 1200 रुपये वार्षिक किराए पर सूती नाता, कालीकट्टा और गोविंदपुर का क्षेत्र जो है प्रदान किया। यानी जो बंगाल के सूबेदार थे उस समय अजीम उस्सान, उन्होंने मात्र 1200 रुपये के वार्षिक किराए पर क्या किया? सूती नाता, कालीकट्टा और गोविंदपुर का जो क्षेत्र था उसको दे दिया किराए पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1700 ईस्वी में कोलकाता को अपने प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया। ठीक है। अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कब बनाया है? तो 1700 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है फर्रुखसियर के बारे में। यानी 1713 से 1719 जो है फर्रुखसियर का कार्यकाल रहा है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। कह रहा है यहाँ पर पॉइंट में कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया जिसे ब्रिटिश इतिहासकार ब्रिटिशों के लिए मैग्ना कार्टा बताता है। फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन भी था जिन्होंने फर्रुखसियर के बीमारी को ठीक किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका कि गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया जिसे सुनहला फरमान कहा जाता है। आप अक्सर सुने होंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में सुनहला फरमान का नाम सुने होंगे। तो सुनहला फरमान क्या होता था? क्या था सुनहला फरमान? तो गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उन्होंने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया जिसे सुनहला फरमान कहा गया। नेक्स्ट है आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हम बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों के बाद डेनिशों का आगमन भारत में हुआ। यानी जब अंग्रेजों का आगमन हो गया उसके बाद डेनिशों का आगमन भारत में हुआ और जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वह 1616 ईस्वी में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेनिशों ने अपना प्रथम कारखाना 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार जो कि तमिलनाडु में है ट्रैंकोबार में स्थापित किया। वहीं द्वितीय कारखाना 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो डेनिशों का प्रथम कारखाना है वह कहाँ पर था? तो ट्रैंकोबार तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में स्थापित किया गया था और जो द्वितीय कारखाना है वह 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेनिश कंपनी भारत में अपना व्यापार करने में असफल रही यानी सफल नहीं हो पाई, जिस कारण डेनिश कंपनी ने अपनी सभी कारखानाएं 1745 ईस्वी में ब्रिटिशों के हाथ बेच दिया और वापस अपने देश लौट गए। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1731 ईस्वी में हुई है और इस कंपनी ने अपना व्यापार चीन में स्थापित किया है। कहाँ पर? चीन में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस कंपनी की स्थापना 1664 इस ईस्ट इंडिया मतलब जो फ्रांसीसी जो स्वीडिश है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में किस कंपनी का आगमन हुआ? तो फ्रांसीसी का। और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी जो स्थापना है 1664 में हुआ। ठीक है। और 1664 में हुआ और फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से हुआ। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में तो हुआ है, लेकिन किसके प्रयास से हुआ है? तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से हुआ है। ठीक है। कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में कि लुई 14वां है, इसका संबंध बुर्बो राजवंश से है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आएगा कि लुई 14वां का संबंध किस राजवंश से है? तो बुर्बो राजवंश से है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना, यानी जिस प्रकार ब्रिटिशों का प्रथम कारखाना था, डचों का प्रथम कारखाना था, स्वीडिशों का प्रथम कारखाना था, उस प्रकार आपका फ्रांसीसियों का भी प्रथम कारखाना स्थापित हुआ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला। कहाँ पर खोला? सूरत में, जहाँ पर अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना खोला था, वहीं पर जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला और वहीं द्वितीय कारखाना 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। नेक्स्ट में है आपका कर्नाटक का युद्ध। अब आइए जानते हैं कर्नाटक का युद्ध जो है क्यों हुआ। 3 युद्ध हुए हैं यहाँ पर। कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुए हैं उसे ही कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो युद्ध हुआ है व्यापार व्यवसाय को लेकर, उसी जो युद्ध है उस युद्ध को कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, यानी जो कर्नाटक में युद्ध हुआ है वह 3 युद्ध हुआ है। ठीक है। अब जानते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, यह युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 के दौरान हुआ है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से 1748 के दौरान हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज अधिकारी बर्नोट। किसने? तो बर्नोट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यानी प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण ये था कि जो अंग्रेज अधिकारी था बर्नोट, उसने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण है, इसी के कारण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यह युद्ध यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। यानी उस समय के ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था उसी से प्रभावित है ये युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध। कब हुआ है? तो 1746 से 48 के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एला सापल की संधि के तहत हुई। ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकारी का युद्ध की समाप्ति है यह किस संधि के तहत हुई है समाप्ति? तो एला सापल की संधि के तहत हुई है और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। नेक्स्ट है आपका सेंट थोमे का युद्ध। तो आइए सेंट थोमे का युद्ध को पढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर दोस्तों कि यह युद्ध 1748 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ। ठीक है। इस युद्ध का संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध से है। यानी जो सेंट थोमे का युद्ध हुआ है 1748 में, इस युद्ध का संबंध किससे है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पर कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? तो यह युद्ध हुआ है 1749 से 1753 के बीच हुआ है। ठीक है। यह भारतीय पृष्ठभूमि में होने वाले ब्रिटिश युद्ध है। यह युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस युद्ध में अंग्रेज यह चाहता था, किस युद्ध में? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज यह चाहता था कि हैदराबाद का निजाम नासिर जंग तथा कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन बना रहे। ठीक है। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ इस युद्ध में
जो अंग्रेज थे वह चाहते थे कि हैदराबाद का निजाम नासिर जंग रहे और कर्नाटक का जो नवाब है अनवरुद्दीन बना रहे। लेकिन जो फ्रांसीसी है, देखिए जो तीनों का तीनों जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना अपना बात रखने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। तो अंग्रेज क्या कहता था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कि जो हैदराबाद का निजाम है वह नासिर जंग को बना दीजिए और जो कर्नाटक का नवाब है ये अनवरुद्दीन को बना दीजिए, ठीक है। और वही फ्रांसीसी चाहते थे कि हैदराबाद का निजाम उल मुल्क का भांजा मुजफ्फर जंग बने तथा कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन के बहनोई चंदा साहब बने, ठीक है। ये फ्रांसीसियों का कहना था। लेकिन जो यह युद्ध है ये अनिर्णायक रहा, यानी इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट है आपका अंबुर का युद्ध। जो अंबुर का युद्ध है यह युद्ध 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन के बीच हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है तृतीय कर्नाटक युद्ध। हमने 2 कर्नाटक युद्ध को पढ़ लिया, अब तृतीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ है। यह युद्ध यूरोप महादेश में हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट में आपके कि सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। जो सप्तवर्षीय युद्ध है या किसके किसके बीच लड़ा गया है, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी और ब्रिटेन की जीत हुई थी। इस युद्ध की समाप्ति यानी जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाड़ीवास का युद्ध। वाड़ीवास का जो युद्ध है ये 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट लाली कर रहे थे। यानी जो वाड़ीवास का युद्ध हुआ है 1760 में, उसमें जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वह थे आपके सर आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे काउंट लाली, ठीक है। कब हुआ है वाड़ीवास का युद्ध, तो 1760 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपके इस युद्ध से ही फ्रांसीसियों का भारत में पतन हुआ ऐसा माना जाता है। यानी वाड़ीवास का जो युद्ध हुआ है 1760 में 22 जनवरी 1760 को, तो इस युद्ध से ही फ्रांसीसियों का भारत में पतन हुआ ऐसा माना जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है आपके यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि वास्को डी गामा, यानी ये भी यूरोप से संबंधित व्यक्ति हैं। तो जो वास्को डी गामा है यह प्रथम पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। नेक्स्ट है आपके वास्को डी गामा ने भारत की 3 बार यात्रा की है। वास्को डी गामा जो है जिसने भारत के खोज किया है 1498 में, इन्होंने भारत की जो यात्रा किया है वह 3 बार किया है। पहली बार जब इन्होंने भारत को खोजा 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 ईस्वी में इन्होंने भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट में आपके कैब्राल, ये भी एक यूरोपीय यात्री थे और ये जो कैब्राल थे ये द्वितीय पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा की और इन्होंने ब्राज़ील की खोज की है। तो ब्राज़ील की खोज किसने किया है, तो कैब्राल नामक जो है पुर्तगाली ने किया है। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स आयर, और जो चार्ल्स आयर है ये एक अंग्रेज थे और अंग्रेज व्यापारी थे और इन्होंने कलकत्ता में जो किलाबंदी की उसे फोर्ट विलियम का नाम दिया गया है। यानी चार्ल्स आयर ने फोर्ट विलियम जो है उसका किलाबंदी का जो है स्थापना किया है, ठीक है। फोर्ट विलियम का जो प्रथम शासक है वह चार्ल्स आयर बना है। नेक्स्ट है आपका फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस मार्टिन। तो देखिए जो फ्रैंको मार्टिन है उन्हीं का नाम फ्रांसिस मार्टिन है। कहीं कहीं इनको फ्रैंको मार्टिन कहा जाता है, कहीं कहीं फ्रांसिस मार्टिन कहा जाता है। तो इन्होंने पांडिचेरी की नींव रखी है। यानी जो आप पांडिचेरी देख रहे हैं तो पांडिचेरी की नींव किसने रखा है, तो फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम शासक फ्रैंको मार्टिन बना, ठीक है। और एक थे आपके फ्रैंकोइस कैरो। तो जो फ्रैंकोइस कैरो हैं इन्होंने 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना सूरत में स्थापित किया। तो प्रथम जो फ्रांसीसी कारखाना सूरत में स्थापित किया है वह कौन है, तो वह है फ्रैंकोइस कैरो, ठीक है। तो आपका हम आशा करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वह यहाँ पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर एंड हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है। तो हम आगे चैप्टर नंबर 2 से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।